बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ेगा और फिर मैं इसी तरह और भी मज़ीद अच्छी कहानियाँ आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी नई कहानियाँ हैं वो आप लोगों तक पहुँच सके। मेरी 17 साला बेटी ने इंटरमीडिएट के इम्तहान पास किए तो एक ही ज़िद लगाई कि शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं ये बात सुनकर परेशान हो जाती कि आजकल ज़माना भी बहुत ख़राब है और घर से बाहर तो ये कभी नहीं निकली सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के, तो इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी। लेकिन इकलौती बेटी होने के नाते मुझे उसकी हर ज़िद अजीज़ थी और मैंने ठान लिया कि अब बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरे शौहर ने भी बिला तरद इजाज़त दे दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि अब वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहाँ पढ़ेगी और अपने ख्वाबों को पूरा करेगी। शहर की यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करवाया और उसे हॉस्टल में भेज दिया। मेरे दिल में 100 तरह के वसवसे थे, लेकिन फिर भी दिल करा करके उसे भेज ही दिया। पैसा भी बहुत लगा था, अभी तो आगे और ज़्यादा लगना भी था। मैं घर में काफ़ी परेशान सी रहने लगी। अपनी बेटी को लेकर मेरे दिल में एक धड़का सा लगा रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर एक दिन रात के वक्त मेरी बेटी का फ़ोन आया तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई और वो रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, उसे घर वापस जाना है। मेरी तो रूह फ़ना हो गई, मुझे कुछ समझ ना आए कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरा शौहर भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और मेरी बेटी की हिचकियाँ भी उरूज पर थी। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दिलाई कि मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ, बस वो चुप कर जाए और बताए कि हुआ क्या है। लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और इतना ही कहा कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना। मैं हद दर्जा हैरान और परेशान थी कि आखिरी 2 महीने में ऐसा क्या हुआ है जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई है और वापस आने की ज़िद कर रही है। मेरे शौहर जैसे ही काम से वापस लौटे तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गए क्योंकि गाँव से उस वक्त शहर जाने वाली कोई भी गाड़ी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को दोबारा से फ़ोन किया और उससे कहा कि हम तुम्हें अभी लेकर जाएं या सुबह आ जाएं, तो उसने अपनी हिचकियां दबाते हुए कहा कि आप लोग भले सुबह आ जाइएगा मुझे लेने। और अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी बेटी को हॉस्टल रवाना हो गए। वहाँ जाकर हमने देखा तो हमारी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो शदीद बुखार में मुब्तला थी और उस वक्त क़ुनूतगी में थी। मैं उसके करीब बैठी और उसका कंधा हिलाया और उसको पुकारा तो मेरी आवाज़ सुनते ही उसने अपनी मंदी आंखें खोली और मुझे देखते ही मेरे गले से लपट कर ज़ारों कतार रोने लगी। उसकी हालत देखकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैंने अपनी बेटी के बाल संवारे और उसे मोहब्बत से पुकारते हुए कहा कि मेरा बेटा क्या हुआ है तुम्हें। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली लेकिन अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ अदा ना किया। मैंने उससे बहुत इसरार किया लेकिन बस उसने मुझे इतना ही कहा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे हॉस्टल नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है। मेरा आप लोगों के बगैर यहाँ पर दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी कि 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि उसका हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने शौहर को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्ची है, बस हॉस्टल में रहते हुए थोड़ा घबरा गई है। कुछ दिन के लिए हम इसे घर ले जाते हैं। हॉस्टल इंतज़ामिया से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद भी उसकी हालत संवरी नहीं बल्कि मज़ीद बिगड़ती चली गई। उसको शदीद बुखार था, वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिला। तकरीबन 10 दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम दोनों मियाँ बीवी के दिल को चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख और खुश इखलाक थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी हर वक्त अपने कमरे की लाइट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती। आज मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक तो वो मेरे साथ बैठी रही लेकिन उसमें कोई भी बात ना की। पहले तो वो सारा सारा दिन मुझसे बातें करती रहती थी, बातें करते मुझसे थकती ना थी और अब इस कदर खामोश हो गई थी। अब तो मुझे जानना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा हुआ क्या है जिससे मेरी चांद सी बेटी को इस कदर मुरझा के रख दिया है। कुछ दिनों तक उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई और वो बिल्कुल ठीक होकर पहले जैसी हो गई। उसको सेहतमंद रखकर हम दोनों मियाँ बीवी का सैरो खून बढ़ गया। हमारी खुशी की कोई इंतहा न रही। ये हमारी इकलौती बेटी पहले की तरह सेहतयाब हो रही है। मुझे ये भी था कि उसकी पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हो रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई सेहत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने उसे कहा कि बेटा अब तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए, तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हुआ है। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई
और मुझे उसकी परेशानी समझ ना आई। कुछ देर के बाद बोली कि आप ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई वापस जाना चाहिए। अगली सुबह जब मैं उसके कमरे में गई तो वो तकिया मुंह पे रखे ज़ारों कतार रोने में मशगूल थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसके मुंह से तकिया हटाया और उससे पूछा कि बेटा हुआ क्या है। तो कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने अपनी बेटी को जल्दी से चादर उठाई और उसे लेकर अपने गांव के क्लिनिक पे ले आई। डॉक्टर ने इसको चेक किया और उसे दवा दी। डॉक्टर कहने लगा कि दवा खाने के बाद कुछ देर तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने उसे दवा खिलाई और थोड़ी ही देर बाद मैंने जब उसकी तबीयत पूछी तो कहने लगी कि अब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। मेरा दिल अब हर वक्त बेजार रहने लगा कि मेरी एक ही बेटी है और वो भी हिमा वक्त बीमार। ये सोच कर मैं बहुत गमज़दा हो जाती थी। अब तो ये रोज़ ही होने लगा। उसके पेट में शदीद दर्द उठता और मैं उसे क्लिनिक ले जाती और अंदर क्लिनिक में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में 10 मिनट तक उसको चेक करता और दवा देता। कुछ देर तक वो ठीक हो जाती। मुझे कभी कभी लगता था कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन फिर अपनी सोच को झड़क देती। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि हमारी बेटी की अब शादी की उम्र है, वो हॉस्टल जाना नहीं चाहती और आगे पढ़ना भी नहीं चाहती है। उसने तो हम ऐसा करते हैं कि उसकी शादी कर देते हैं। मैं परेशान थी कि अपने शौहर को कैसे बताऊं कि अब तो हर वक्त इसके पेट में दर्द रहने लगा है, लेकिन मैंने अपने शौहर से कोई बात ना की और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि उनके दोस्त का बेटा डॉक्टर है, वो हमारे घर रिश्ता लेके आना चाहता है हमारी बेटी के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप बुला लें रिश्ता देखने के लिए। लड़के की माँ और लड़का आया था। हमें लड़का बहुत पसंद आया। शहर में उसका घर था, लेकिन वो रिश्ता किसी अच्छी गांव वाली सुलझी हुई लड़की से करना चाहता था जो उसका घर अच्छे से संभाल सके। और फिर मेरे शौहर तो उनके दोस्त भी थे, तो हमें कोई भी एतराज़ ना था और ना ही कोई उन्हें था। हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया और 2 महीनों के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। मेरी बेटी एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई और इस बात ने मुझे हैरानी के साथ साथ खुश भी कर दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी को रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद हमारा घर बहुत वीरान हो गया। मेरी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने के बाद आती थी और मेरे पूछने पर वो हमेशा यही कहती कि मैं बहुत खुश व खरम हूँ अपने घर में। उसकी ये बात सुनकर मैं भी पुरसुकून हो जाती। और फिर एक दिन एक फ़ोन कॉल ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली और वो फ़ोन कॉल मेरी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से था। हम लोग जैसे ही मेरी बेटी के ससुराल पहुँचे तो मेरी बेटी ने बताया कि मेरी सास सुबह की गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। मेरा पूरा मोहल्ला छान मारा, किसी ने भी उन्हें सुबह से नहीं देखा। हम लोगों ने दोबारा पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन मेरी बेटी की सास कहीं भी ना मिली। मेरे शौहर ने अपने दोस्तों के ज़रिए पुलिस वगैरह से भी राब्ता किया। पुलिस आ गई, लेकिन मेरी बेटी की सास के बारे में कुछ भी अता पता ना हुआ। आखिर वो कहाँ गई थी। मेरी बेटी के घर में एकदम से भूचाल आ गया था। हर कोई परेशान था कि आखिर मेरी बेटी की सास कहाँ जा सकती है। हम लोग तो वापस आ गए थे शाम तक। मेरी बेटी का शौहर भी बाहर के मुल्क गया हुआ था अपने किसी काम के सिलसिले में। मेरी बेटी के शौहर का नाम अली था। 1 महीने के बाद मेरी बेटी का शौहर भी बाहर के मुल्क से वापस लौट आया था, लेकिन उसकी सास का कुछ अता पता नहीं था। 2 हफ्तों के बाद एक दिन अचानक ही मेरी बेटी शाम के वक्त अपने कपड़े का बैग साथ लिए आ गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने उसे बिठाया, पानी वगैरह पिलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। तो उसने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर तो एक बार मैं कांप कर रह गई। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि सास की गुमशुदगी के बाद मेरा शौहर बाहर के मुल्क से लौट आया। वो भी बहुत परेशान था। उसने हर मुमकिन कोशिश की ढूंढने की, लेकिन उनका कहीं अता पता ना करवा सका। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने मुकम्मल ही मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसे कहा कि जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि मैं अपनी सरगर्मियों में मशगूल हूँ, मुझे किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने शौहर का ये जवाब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यही मेरा शौहर है जो मुझसे इतने मीठे लहजे में बात किया करता था, अब इस कदर तल्ख बयानी कर रहा है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ मुझे, लेकिन उसने अपने लबों से फ़कल न हटाए। कुछ दिन बाद मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे घर में किसी चीज़ की तैयारियां चल रही हैं। मैं किचन में आई तो मेरी नंद अनवाउ अक़साम के खाने बना रही थी। मैंने उससे पूछा कि खैरियत है, आज इस कदर तैयारियां किस बात की। तो उसने मुझसे रोब जमाने वाले अंदाज में कहा कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं और आप अपने कमरे में ही रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपनी नंद का ये रवैया भी मेरी समझ से बाहर था। मैंने उससे पूछना चाहा
کہ میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں، لیکن اس وقت میرا بحث کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر اور نند دونوں بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے، آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگے اور ساتھ ہی الٹی شروع ہو گئی۔ میں بے حد گھبرا گئی۔ اسی وقت میری نند میرے کمرے میں میرے شوہر کو لے کر داخل ہوئی اور اس کے منہ سے جو باتیں نکل رہی تھی ان کو سن کر مجھے یوں لگا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی ذات پر لگائے جانے والے اتنے گھٹیا الزامات کو سن کر کس کا گناہ پل رہا ہے جو اس کی یہ حالت ہو رہی ہے؟ میں چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر گر گئی۔ میرا شوہر میرے قریب آیا اور اس نے مجھے 2 تھپڑ مارے اور مجھے کہا کہ بدذات بتاؤ تمہارے اندر کس کا گناہ پل رہا ہے؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ ایک ڈاکٹر ہو کے یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی ان کو نہیں بتاؤں گی کہ میری یہ حالت کس وجہ سے ہے۔ میں تو پہلے ہی چکرا رہی تھی، تھپڑوں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا اور باہر سے مہمانوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آئی تو باہر سے آوازیں آئی کہ ہم یہ رشتہ پکا سمجھے۔ مجھے سمجھ نہ لگی کہ مجھ پر اتنے گھٹیا الزامات لگا کر کس کا رشتہ پکا کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، وہ شادی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب اس گھر میں میرا جنازہ ہی جائے گا۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب گناہ کر رہی تھی تب کچھ یاد نہیں آیا۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ لڑکی والوں کو کسی نہ کسی طرح سے پتہ لگ گیا کہ میرا شوہر شادی شدہ ہے اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ میں پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر میرے شوہر اور نند نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میں نے سوچا کہ اس کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ رات کو میں اس کے کمرے میں گئی سونے کے لیے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے میں تمہارے کمرے میں سونے لگی ہوں، اور میں جا کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ 5 منٹ کے بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ کمرے کے درمیان میں ایک ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھی ہل کر کچھ پڑھ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے قریب آئی۔ میرے دل میں خوف کی شدید لہر اٹھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ابھی وہ مجھے کچھ کر دے گی، لیکن وہ چپ چاپ آ کر میرے قریب بیٹھ گئی اور اس کی باتیں سن کر میرے سر پر ساتوں آسمان آ گرے اور قدموں تلے سے زمین سڑک گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ بھابھی تم کتنی ڈھیٹ انسان ہو، میں نے ہر ممکن کوشش کر لی تمہیں گھر سے نکالنے کی، لیکن تم نکلی نہیں۔ میں تمہارے گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں، تمہارا شوہر اب تمہارا نہیں رہا، تم مکمل طور پر تنہا ہو گئی ہو، اگر خوش میں نہیں ہوں تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے اتنا سب کچھ کر لیا لیکن تم پھر بھی نہیں نکلی اس گھر سے۔ تمہارے موبائل فون سے تمہارے شوہر کو نقلی میسیجز بھیجے جس سے اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ تم اور مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہو، تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پھر میں نے اپنی بھابھی کی دوسری شادی کروانے کا سوچا، اس کا رشتہ بھی طے کر لیا، اور اب تمہارا سر درد اور الٹی آنا ان سب سے میرا کام اور بھی آسان کر دیا۔ مجھے رات کو پتہ چلا کہ تمہیں کینسر ہے اور تم بہت جلد مرنے والی ہو، تو اب مجھے تمہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور جب اس بات کا پتہ میری ماں کو چلا تو وہ مجھے روکنا چاہتی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، اور پھر میں نے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنی سگی ماں کو ہی مار دیا، اور اس بات کا پتہ آج تک کبھی کسی کو بھی نہیں لگا۔ تم نے بہت غلط کیا بھابھی، اس گھر میں آ کر میرے بھائی کے ساتھ شادی کر کے میں اپنی دوست کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بھائی نے کہا وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا، اور وہ تمہیں پسند کرتا تھا، اور کچھ سال پہلے تم اور میں ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں، اور تم ہمیشہ فرسٹ آتی تھی اور میں پیچھے رہ جاتی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی، لیکن پھر تم لوگ گاؤں چلے گئے، اور اس کے بعد جب تم ریا کر اس گھر میں آئی تمہیں دیکھتے ہی میں نے کہا تھا اب تم نہیں بچو گی، اور دیکھو میں نے تمہیں تباہ کر دیا۔ اپنی نند کی اتنی بھیانک باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی، پر میں خاموش پڑی رہی۔ مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ میری نند ایک سائیکو پیشنٹ ہے۔ بچپن کی باتیں مجھے تو یاد نہیں تھی، اور اس نے تب سے ہی میرے لیے اپنے دل میں بکس پال رکھا تھا۔ اس کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جس وقت میری نند میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی تو میں نے آنکھ بچا کر اپنے موبائل کی وائس ریکارڈنگ آن کر لی، اور اس کی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو گئی تھی، اور میں نے وہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بھیج دی۔
अपनी बेटी की तमाम बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया। उसके बाद फिर मेरी बेटी कहने लगी कि अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको धोखा दिया और देखिए बदले में मुझे भी धोखा मिला है। मेरा शौहर मुझे कॉलेज के बाहर मिला था, मैं उसे पसंद करने लगी। जब मुझे पता चला वो शहर में रहता है तो मैंने आपसे ज़िद की कि मुझे शहर पढ़ना है और मैं शहर पढ़ने के लिए चली गई। वहाँ रोज़ाना मैं अपने डॉक्टर शौहर से मिलती और फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी का नाटक किया। और फिर जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्लिनिक जाने लगे। वहाँ मैंने देखा कि अंदर क्लिनिक में अली बैठा है और वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पर आया हुआ था। कुछ दिनों तक के लिए वो इस क्लिनिक में अपनी दोस्त की जगह पर आया हुआ था। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर मैं रोज़ाना क्लिनिक जाने लगी। मैं और अली अंदर रोज़ बातें करते रहते। जब आप अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर लेते और फिर जब आपको शक होने लगा मुझ पर तो अली ने मुझे कहा कि मैं अब नहीं आया करूँगा क्लिनिक। और एक दिन जब आप मेरा बुर्खा ओढ़ के क्लिनिक गई थी उस दिन भी अली अंदर नहीं था, तो आपको इसलिए कुछ भी पता ना चल सका। जब अली ने रिश्ता भेजा तो मैं हर बीमारी भूल गई और अपनी शादी की खुशियों में मसरूफ़ हो गई। कुछ अरसे बाद मेरे सर में शदीद दर्द उठा और पेट में भी। मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तब अली काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो मैं उसे बताना चाहती थी, उसके रवैये की वजह से बता ना सकी। लेकिन अम्मी देखिए ना, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता लगा कि मेरी नंद मेरे साथ हसद की आड़ में ये सब कुछ कर रही है और मेरे शौहर ने मेरा एतबार नहीं किया। अब मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की बातें मेरा दिल चीर रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसके अब्बा को सारी बातें बताई। अगले दिन सुबह के वक्त मेरा दामाद आ गया मेरी बेटी को लेने के लिए। उसने मुझसे भी माफ़ी मांगी मेरी बेटी को दुख देने के लिए। वो बेहद शर्मिंदा था और मेरी बेटी को वापस ले गया और मेरी बेटी के शौहर ने उसका बहुत इलाज करवाया। उसने अपनी बहन को गुनाहों की सज़ा दिलाने का फ़ैसला किया और फिर मेरी बेटी की नंद को पुलिस पकड़ कर ले गई। जेल में उसको बहुत भयानक अंजाम हुआ। वो साइको तो पहले ही थी दिमागी तौर पर और अब जिस्मानी तौर पर भी मफलूज होकर रह गई। और अब मेरी बेटी एक खुश व खरम ज़िंदगी गुजार रही है अपने घर में। माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से हसद करनी चाहिए। ये चीज़ें ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं।